हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एपिडोलॉजी में हम एपिडोलॉजिकल स्टडीज़ देखेंगे। साथ में मेजरमेंट एपिडोलॉजी में देखेंगे कौन कौन से मेजरमेंट्स यूज किए जाते हैं, रेट क्या होता है, रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन में देखेंगे। विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ एपिडोलॉजिकल स्टडी, कितने टाइप की एपिडोलॉजिकल स्टडी होती है। तो एपिडोलॉजिकल स्टडी जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है ऑब्जर्वेशनल, दूसरी होती है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशनल की तो ये फर्दर दो टाइप की होती है। एक होती है डिस्क्रिप्टिव, दूसरी होती है एनालिटिकल। अगर हम डिस्क्रिप्टिव को कहें तो डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि कोई भी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की जाती है। आप एक आइडिया बनाते हैं कि ये हाइपोथेसिस का मतलब होता है जब भी आप कोई ट्रायल करते हैं उससे पहले आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हम इसका ये चीज़ ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे। मीन्स कोई भी आपने हाइपोथेसिस बना ली है, फिर उस हाइपोथेसिस को आपको टेस्ट करना है। बेसिकली जो ट्रायल होती है उसमें हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। तो जो एनालिटिकल स्टडी होती है उसमें हम जो हाइपोथेसिस आपने बनाई है उसको टेस्ट करते हैं। तो एनालिटिकल स्टडी में हम टेस्ट करते हैं, डिस्क्रिप्टिव में हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी को हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होता है और एनालिटिकल में जो हाइपोथेसिस है उसे टेस्ट किया जाता है। तो एनालिटिकल जो होती है फर्दर चार टाइप की होती है: कोहर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, इकोलॉजिकल स्टडी। जो कोहर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी और क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है, इनकी जो यूनिट होती है वो इंडिविजुअल यूनिट होती है। मीन्स एक इंडिविजुअल इंसान पे भी किया जा सकता है। लेकिन अगर इकोलॉजिकल स्टडी की बात करें, इसकी जो यूनिट होती है वो पॉपुलेशन होती है। आप इसको स्टडी करेंगे तो पॉपुलेशन पे ही करेंगे इकोलॉजिकल स्टडी को। अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल स्टडी की, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ जो होती है वो चार टाइप की हैं: रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, फील्ड ट्रायल, कम्युनिटी ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में क्या हुआ, आपने ये रैंडम की है, जो ट्रायल है वो कंट्रोल ग्रुप में रैंडमली की है। फील्ड ट्रायल मतलब आप फील्ड में गए, आपने वहाँ पर ट्रायल किया, जो पेशेंट है उनमें से सिलेक्ट किए, मतलब या फिर आपने हेल्दी पर्सनस को सिलेक्ट करके फील्ड में ट्रायल किया। कम्युनिटी ट्रायल, आपने कोई भी कम्युनिटी सेलेक्ट की उस पर किया। क्लिनिकल ट्रायल जो होगी वो पेशेंट्स पे होगी, जाहिर सी बात है, तो इसकी केस यूनिट जो होगी पेशेंट होगी। अगर हम बात करें कोहर्ट स्टडी की, तो कोहर्ट स्टडी के अदर भी सिनोनिम्स हैं। कोहर्ट स्टडी को हम फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी कहते हैं, या फ्यूचर में या फ्यूचर लुकिंग या फॉरवर्ड लुकिंग कह सकते हैं, आप प्रोस्पेक्टिव स्टडी कह सकते हैं। तो इसके जो अदर सिनोनिम्स है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी कहा जाता है इसे, फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी कहा जाता है। कॉज टू इफेक्ट, जो कॉज है उनका क्या इफेक्ट रहा, तो कॉज टू इफेक्ट स्टडी कहा जाता है। रिस्क फैक्टर टू डिसीज स्टडी कहा जाता है। जो रिस्क फैक्टर थे, कौन कौन से रिस्क फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर थे किसी डिसीज़ के लिए, उसको कोहर्ट स्टडी में पढ़ा जाता है। मीन्स हम प्रोस्पेक्टिव स्टडी कर रहे हैं, फ्यूचर में देख रहे हैं कि क्या होगा उन रिस्क फैक्टर से। एक्सपोजर, कुछ एक्सपोजर हुआ, कोई पॉइजनिंग हुई, कोई, या फिर आप मान लीजिए कोई पॉइंट सोर्स पॉइजनिंग हुई, तो उसका क्या आउटकम रहा। इंसिडेंस स्टडी भी कहते हैं इसे। तो अगर आपको इंसिडेंस रेट पता करनी हो तो कौन सी स्टडी की जाती है, कोहर्ट स्टडी की जाएगी। मीन्स जो इंसिडेंस है वो कोहर्ट स्टडी से पता किया जा सकता है। आगे देखते हैं केस कंट्रोल स्टडी, जस्ट अपोजिट है कोहर्ट स्टडी के। ये बैकवर्ड लुकिंग स्टडी होती है, हम बैक साइड देखते हैं या पास्ट में देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। इसको रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी कहते हैं, जैसे उसको प्रोस्पेक्टिव कहते हैं, इसको रेट्रो प्रोस्पेक्टिव कहेंगे, या आप कहेंगे बैकवर्ड लुकिंग स्टडी कहेंगे। या फिर इफेक्ट टू कॉज, जो आप अभी इफेक्ट आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, अब उसको आप कॉजेस देखेंगे, क्या पीछे कॉजेस रहे थे। डिसीज़ टू रिस्क फैक्टर, डिसीज़ हो चुकी है, बीमारी फैल चुकी है, आपने अब आप रिस्क फैक्टर को पढ़ने चलेंगे, मतलब उस उल्टी स्टडी करेंगे। आउटकम टू एक्सपोजर, आउटकम आ चुका है, एक्सपोजर किस एक्सपोजर की वजह से ऐसा हुआ था वो भी आप इसमें देखेंगे। टोरेक्स स्टडी भी कहते हैं इसे। आगे देखते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी को प्रेवलेंस स्टडी भी कहते हैं, और स्नैपशॉट ऑफ पॉपुलेशन या स्नैपशॉट डायग्नोसिस आपने देखा होगा। स्नैपशॉट डायग्नोसिस का मतलब होता है एट ए पॉइंट, एट ए टाइम आपने डायग्नोस कर लिया है, एट ए टाइम आपने स्टडी कर लिया है, उसे हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं या प्रेवलेंस स्टडी कहते हैं। इकोलॉजिकल स्टडी, कोरिलेशन स्टडी। तो अगर हम बात करें, तो अगर हमें प्रेवलेंस पता करना होगा तो हम कौन सी स्टडी करेंगे, तो हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी करेंगे। अगर हमें इंसिडेंस पता करना होगा तो मैंने बताया था ऑलरेडी पहले, हम कोहर्ट स्टडी करेंगे। और हमें कोरिलेशन पता करना होगा तो हम इकोलॉजिकल स्टडी करेंगे। अभी बात करते हैं एविडेंस इन प्राइमेट्स
जो एविडेंस पिरामिड है रिसर्च में, मीन्स हम देखते हैं किसकी क्लिनिकल रिलेवेंस जो है वो ज़्यादा है, किस चीज़ की, कौन सी स्टडी की क्लिनिकल रिलेवेंस ज़्यादा है, किसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, कौन सी स्टडी की। अगर हम एक पिरामिड बनाया है तो उस पिरामिड में सबसे टॉप मोस्ट जो होता है वो मेटा एनालिसिस आता है। अब मेटा एनालिसिस क्या होता है, आपने 2-3 साइंटिफिक स्टडी की या अलग अलग साइंटिफिक स्टडी हुई हैं, इन साइंटिफिक स्टडी का आपने एक कॉम्बाइन एनालिसिस किया। इनसे जो आपने देखिए हर एक स्टडी में कुछ एरर होते हैं, आपने सारी स्टडी जो साइंटिफिक स्टडी की उनको देखा और उनको एनालाइज किया, और ये जो स्टडी है इसी को हम मेटा एनालिसिस कहते हैं। इसकी जो क्लिनिकल रिलेवेंस है वो सबसे हाईएस्ट है। यही जो है गोल्ड स्टैंडर्ड, अगर कहा जाए ये गोल्ड स्टैंडर्ड है जो हमारी क्लिनिकल जो स्टडीज़ हैं उसमें सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड जो होते हैं मेटा एनालिसिस को होते हैं। दूसरा होता है सिस्टमिक रिव्यू। सिस्टमिक रिव्यू मतलब आपने रिव्यू, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं उस पर आपने रिव्यू दे दिया, उसको रिव्यू का मतलब होता है उसे पूरा मिला के आपने एक रिव्यू लिख दिया। कोहर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, कुछ केसेस किए और साथ में कंट्रोल भी है, आपने कुछ क्लिनिकल केसेस कर रखे हैं, एक कंट्रोल ग्रुप बना रखा है तो उसे केस कंट्रोल स्टडी किया। केस सीरीज स्टडी, बहुत सारे केसेस आपने ले लिए और एक केस सीरीज़ बना दी। केस रिपोर्ट का मतलब एक सिंगल केस आपने अटेंड किया क्लिनिक में जाके और उसकी रिपोर्ट लिख दी तो वो केस रिपोर्ट हो गई। आइडिया, एडिटोरियल, ओपिनियन, ये और भी पीछे हैं। अगर हम बात करें एनिमल रिसर्च की, आपने कोई रिसर्च डिज़ाइन की, जैसे हम रैबिट पर रिसर्च कर रहे हैं कि इन ड्रग्स को रैबिट्स पे दिया जाएगा, तो ये जो रिसर्च है इसकी इतनी क्लिनिकल रिलेवेंस नहीं है क्योंकि आप एनिमल्स पे कर रहे हैं। तो अभी ह्यूमंस पे उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी ये उन एनिमल से मालूम नहीं चल सकता है, तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस है बट इतनी नहीं है क्योंकि सबसे जो हाईएस्ट नंबर पर मेटा एनालिसिस है। इन विट्रो स्टडी, ये सबसे लोवेस्ट क्लिनिकल रिलेवेंस है हमारा, वो इन विट्रो रिसर्च का है क्योंकि इन विट्रो रिसर्च क्या है, लेबोरेटरी में की जाती है, टेस्ट ट्यूब रिसर्च भी कहते हैं इसे। तो अगर हम एक पिरामिड बनाएं तो इस पिरामिड में सबसे हाईएस्ट पोजीशन जो दी जाएगी वो मेटा एनालिसिस को दी जाएगी, बाकी सारी मैंने आपको बताई दी, और सबसे लोवेस्ट पोजीशन जो रहेगी वो इन विट्रो स्टडी की, इन विट्रो रिसर्च की रहेगी। ये आपको याद रखना है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, टूल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एप्रोनोलॉजी। क्या क्या टूल्स हैं एप्रोनोलॉजी के मेजरमेंट के लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ को समझते चलते हैं। व्हाट इज़ रेट, व्हाट इज़ रेशियो, व्हाट इज़ प्रोपोर्शन। रेट क्या है, रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, एक एक चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले रेट को समझते हैं। रेट क्या है, ये इनसे समझने से आपकी जो चीज़ें वो ईजिली लर्न हो जाएंगी, जो मेजरमेंट्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मेजरमेंट्स आते रहते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं रेट क्या होता है। देखिए सपोज कीजिए हम रेट को आर से डिनोट करते हैं, ये ए है, ये बी है, ए न्यूमरेटर है, बी डिनोमिनेटर है। ए अगर पार्ट है बी का, मीन्स ए इज पार्ट ऑफ बी एंड मल्टीप्लाई हो रहा है इसका 1000 से, 10,000 से और सो ऑन, तो इसको हम क्या करेंगे, रेट। हमेशा जो ए होना चाहिए वो पार्ट होना चाहिए बी का। आप चेक करते जाइएगा, ए अगर पार्ट है बी का और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1000 से, 10,000 से, उससे तो रेट में काउंट होगा। आगे देखते हैं। अब रेशियो की भी बात कर लेते हैं। रेशियो में देखते हैं ए अपॉन बी, ए इज न्यूमरेटर, बी इज डिनोमिनेटर, लेकिन ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे आप देखिए सेक्स रेशियो, तो नंबर ऑफ जो फीमेल्स होती हैं अपॉन नंबर ऑफ मेल्स मल्टीप्लाई बाय 1000, मतलब 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं, तो इनमें जो मेल और फीमेल में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसे रेशियो में रखा जाता है। तो रेशियो आपको समझ में आया, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन क्या होता है, सिमिलरली प्रोपोर्शन बी से डिनोट कर लीजिए। प्रोपोर्शन में ए अपॉन बी है, ए पार्ट है बी का, लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो सिर्फ 100 से होगा क्योंकि हमेशा प्रोपोर्शन जो होता है परसेंटेज में लिखा जाता है। ए जो न्यूमरेटर है वो पार्ट होगा हमेशा बी का, मीन्स उसी का कुछ हिस्सा होगा जो ए है, और वो हमेशा मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो वो प्रोपोर्शन होगा। अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है, इन्फेंट से आपको मालूम चल रहा है कि जो बच्चे होते हैं, जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ है उन पर कितने इन्फेंट्स की डेथ हुई है, उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ मल्टीप्लाई बाय 1000। देखिए तो मैंने आप हमेशा बताया था ए इज पार्ट ऑफ बी, तो ए पार्ट है बी का, नंबर ऑफ इन्फेंट 10, उन्हीं बच्चों में से जो बच्चे जन्मे हैं उन्हीं में से कुछ की डेथ हो गई है, तो वो पार्ट हुआ, वो जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे वाले का ही आधा हिस्सा है, अपॉन मीन्स मल्टीप्लाई अपॉन
मल्टीप्लाई किया उन्होंने 1000 से, तो मैंने बताया था 1000, 10,000 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो वो हमेशा रेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी का रेट का मतलब नंबर ऑफ लाइव बर्थ, बच्चों की जितने लाइव बर्थ हुई हैं उनमें से कितनी माँ जो जन्म देते वक्त मर गई हैं, या मतलब जो माँ है वो मर गई हैं उनकी, या मैटरनल डेथ हो चुकी है, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा जो रेशियो होता है ऊपर में और नीचे में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो मैटरनल है, माँ और बच्चे अलग अलग है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे वाले का में से ही कोई पार्ट नहीं है, वो नीचे वाले का हिस्सा नहीं है, वो अदर है कि इतने बच्चे पैदा हुए हैं इनमें से इतने की माँ मर गई है या मैटरनल डेथ हो चुकी है, तो ये इनका हिस्सा नहीं है। और मल्टीप्लाई बाय कितने से हो रहा है 1 लाख से। देखिए यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट लिखा था, रेट से कंफ्यूज मत होइएगा, ये रेशियो है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, आप इसको एक इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को, कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो नंबर ऑफ मैटरनल डेथ अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ मल्टीप्लाई बाय लाख, ये एक रेशियो है। सेक्स रेशियो मैंने आपको पहले बता चुका था, नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन नंबर ऑफ मेल्स मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये इनमें भी कोई रेशियो, इनमें भी कोई रिलेशन नहीं है, फीमेल्स अलग है मेल्स अलग है, हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी एक रेशियो हो गया। आगे बात करते हैं इंसिडेंस की। इंसिडेंस को आप देखें एन से याद रखें हमें, नंबर ऑफ न्यू केसेस अपॉन टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क मल्टीप्लाई बाय 1000। ये क्या हो गया, हमारा रेट हो गया। आपको वैसे भी याद रखना है, ये बार बार पूछा जाता है कि इंसिडेंस और प्रेवलेंस का बार बार पूछा जाता है। इंसिडेंस हमेशा रेट होता है, प्रेवलेंस हमेशा प्रोपोर्शनल होता है। तो इंसिडेंस जो है देखिए इसमें नंबर ऑफ न्यू केसेस अपॉन टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क, तो जो ए है वो पार्ट है बी का, मीन्स ये जो कुछ पॉपुलेशन मान लीजिए ये कुछ पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में से कितने न्यू केसेस आए हैं, तो इसी पॉपुलेशन में से आए हैं ना वो न्यू केसेस, और मल्टीप्लाई किया आपने 1000 से, तो ये हो गया रेट हो गया। आगे देखते हैं प्रेवलेंस, नंबर ऑफ न्यू प्लस ओल्ड केसेस अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से। तो मैंने बताया था ए इज पार्ट ऑफ बी, ए पार्ट है बी का, न्यू केसेस और ओल्ड केसेस आ उसी पॉपुलेशन में से रहे, लेकिन क्या है मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 100 से। तो प्रेवलेंस इज प्रोपोर्शन, पी से पी याद रखिएगा, प्रेवलेंस इज प्रोपोर्शन, इंसिडेंस क्या है रेट है। अब एक आता है CFR, केस फर्टिलिटी रेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या होता है CFR नंबर ऑफ डेथ अपॉन नंबर ऑफ केसेस। ये इतने केसेस निकले थे किसी बीमारी के, उसमें से सपोज कर लीजिए कोरोना के इतने केसेस निकले थे, इतने पेशेंट्स की डेथ हो चुकी है, तो जो ए है वो पार्ट है बी का और साथ में आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो केस फर्टिलिटी रेट रीच प्रोपोर्शन नंबर ऑफ डेथ अपॉन नंबर ऑफ केसेस, ये क्या हो गया प्रोपोर्शन हो गया। रिलेटिव रिस्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर इज रिलेटिव रिस्क। रिलेटिव रिस्क में क्या है, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड अपॉन इंसिडेंस, नीचे क्या है इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज्ड, एक नॉन एक्सपोज का ग्रुप था, ये जो पर्सन थे वो एक्सपोजर नहीं हुए कोरोना के लिए, और ऊपर आपने रख दिया जो लोग थे वो एक्सपोजर हुए कोरोना के लिए, तो ये क्या एक रेशियो है, तो रिलेटिव रिस्क से रेशियो। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो एक रेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है रेशियो है, सेक्स रेशियो ही रहेगा, इंसिडेंट रेट रहता है, प्रेवलेंस प्रोपोर्शन रहता है, केस फर्टिलिटी रेट प्रोपोर्शन है, रिलेटिव रिस्क रेशियो है। तो आपको ये याद रखना है, इनमें से जो रेट है वो सिर्फ इंसिडेंस रेट है, बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी रेट है, 2 रेट है, 2 रेशियो है, 2 प्रोपोर्शन है। अब इंडिकेटर देखते हैं हेल्थ के, कुछ इंडिकेटर्स हैं वो इंपॉर्टेंट सिर्फ को मैंने इंक्लूड किए। बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, न्यूट्रिशन इंडिकेटर और भी साथ में हमारे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं। यहाँ पे देखते हैं मोर्टेलिटी के इंडिकेटर, क्या क्या मोर्टेलिटी के इंडिकेटर है। क्रूड डेथ रेट, क्रूड डेथ का जहाँ पे क्रूड जो वर्ड है वो लग जाए या क्रूड वर्ड लिख जाए तो उसका मतलब होता है, मतलब जो मिड ईयर पॉपुलेशन है उस पर हम देख रहे हैं एनुअल नंबर ऑफ डेथ पर 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन, एक साल में कितनी डेथ हुई है, कितनी 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन पर। तो आप मिड ईयर पॉपुलेशन जहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो मिड ईयर पॉपुलेशन के लेके चलेंगे तो आपको क्रूड वर्ड लग जाएगा। तो क्रूड डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये भी क्या है एक मोर्टेलिटी इंडिकेटर है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट,
अंडर 5 प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब 5 साल के जो बच्चे हैं उनमें से कितनों की डेथ हो चुकी है, वो अंडर 5 प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट आएगा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अभी बात कर चुकी है हमने। डिसीज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट ये भी है। प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, ये सारी क्या है, मोर्टेलिटी के इंडिकेटर है। अगर बात करें मॉर्बिडिटी की, तो मॉर्बिडिटी में क्या क्या आते हैं, इंसिडेंस, प्रिवलेशन, नोटिफिकेशन रेट, अटेंडेंस रेट एट ओपीडी जो है हॉस्पिटल में, वहाँ कितनी अटेंडेंस हुई है, एडमिशन, री एडमिशन, डिस्चार्ज रेट, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी इन द हॉस्पिटल, एब्सेंस फ्रॉम वर्क। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है इंसिडेंस और प्रिवलेंस जो है वो मॉर्बिडिटी के इंडिकेटर है। मॉर्बिडिटी के इंडिकेटर कौन कौन से हैं, इंसिडेंस और प्रिवलेंस, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब आगे देखते हैं डिसेबिलिटी रेट। तो डिसेबिलिटी की हम बात करें तो नंबर ऑफ डेज रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ या जो लैक ऑफ जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है उसको डिसेबिलिटी कहते हैं। और वर्क लॉस फ्रॉम कुछ दिन के लिए आपने वर्क लॉस डेज, लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी, ये सारे क्या डिसेबिलिटी रेट है। अब आता है इंपॉर्टेंट आईडीसी क्या है, इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जो डेथ सर्टिफिकेट होता है उसमें 4 लाइन होती है। देखिए पहले तो लाइन बेसिकली 2 ही होती है, 1 और 2, लेकिन 1 के 3 पार्ट होते हैं, 1 2 3, और दूसरी लाइन पूरी होती है। तो इसमें क्या है, जो 3 है उसके IA, फर्स्ट A, फर्स्ट B और फर्स्ट C, ये 3 पार्ट है, और जो लाइन सेकंड है वो अलग ही है। तो A का मतलब था डिसीज और कंडीशन डायरेक्टली लीडिंग टू डेथ, कोई डिसीज और कंडीशन जो है डायरेक्टली लीड कर रही है डेथ को, तो वो IA हो गया। IB की बात करें तो अंडरलाइंग कॉज जो है वो IV है। और जो IC की बात करें, जो मेन कोज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो होती है वो IC होती है। आपको याद रखना है IC जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसको एसेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट कहते हैं, इसको एसेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। और लाइन जो सेकंड होती है, अदर सिग्निफिकेंट जो कॉजेज होते हैं कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं डेथ के लिए। जैसे सपोज कीजिए कि कोई भी पेशेंट है उसकी जो डेथ हुई है वो रीनल फेलियर की वजह से हुई है, तो डेथ किसकी वजह से हुई है, रीनल फेलियर की वजह से हुई है। जो अंडरलाइंग कॉज है, आप मान लीजिए कि उसको जो था, जो डायबिटीज़ मेलिटस में उसको नेफ्रोपैथी हो गई थी, किडनी खराब हो गई थी। जो मेन कॉज हो गया वो डायबिटीज़ मेलिटस हो गया। अदर सिग्निफिकेंट कॉज क्या होंगे, जैसे अगर हम सेकंड लाइन की बात करें, जैसे उसको हाइपरटेंशन हो रहा था, तो इसमें जो मेन कॉज है वो क्या हो गया आपका, डायबिटीज़ मेलिटस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो हो गई, जो C वाली जो लाइन है वो हो गई। तो आपको सिर्फ इतना रखना है, थर्ड लाइन जो होती है मतलब IC जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एसेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट। अब जो बाकी बच्चों कुछ है हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, जो उसके बाकी जो जितनी भी स्टडीज़ है उसको हम देखेंगे गहराई में, कोहॉर्ट स्टडी, कंट्रोल स्टडी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। साथ में हम इसका एक जो दूसरा इस चैप्टर में जो दूसरा पार्ट है वैक्सीन, वो भी हम देखेंगे।